Okay, chapter 1, this is chemical energetics A29701. First, I will start with some basics कि अब तक हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में और फिर विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट, राइट? ओके, अब अगर आप इसको देखें कि हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर, राइट? सो केमिकल एनर्जेटिक्स में हमने ये कहा था कि कोई भी रिएक्शन जो एनर्जी बाहर देता है आप उसे बुलाते हैं एक्सोथर्मिक, और कोई भी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है आप उसे बुलाते हैं एंडोथर्मिक। ओके, सो एनीथिंग दैट गिव्स आउट एनर्जी इज नोन एज एक्सोथर्मिक, और जो भी एनर्जी बाहर देता है आप उसे बुलाते हैं एंडोथर्मिक। ओके, एब्जॉर्ब करता है उसे एंडो, और जो भी रिलीज करता है उसे एक्सो। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल, जो एनर्जी गिव आउट कर रहा है उसे एक्सो कहते हैं, और इस एनर्जी को आप एक सिंबल असाइन करते हैं डेल्टा एच। अगर ये एक्सो हो तो नेगेटिव साइन लगाते हैं, और अगर ये एंडो हो तो उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाते हैं, राइट? फिर हमने पढ़ा कि, मैं जैसे एक मिसाल देता हूँ कि ये CH4 है, जब ये बर्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, जो एनर्जी इस दौरान रिलीज होती है आप उसे इंथैल्पी चेंज बुलाते हैं, डेल्टा एच का सिंबल लगाते हैं -890, और इसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल। यही पढ़ा है ना अभी तक आपने, कि अब ये आपको ये पता चला कि जब ये रिएक्शन हुआ तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और इसका नाम डेल्टा एच या इंथैल्पी चेंज है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी डेल्टा एच आ गई है +117 किलो जूल पर मोल। अब इसका मतलब क्या है कि इसने एब्जॉर्ब की एनर्जी, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया, 117, जब ये रिएक्शन हुआ है, और इसका नाम भी इंथैल्पी चेंज है। ये सारे बात थी ओ लेवल तक। फिर हम आ गए एएस में। एएस में हमने कहा कि जब ये इंथैल्पी चेंज, यही वाली, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस आप मेजर करेंगे, फिर आप इसको कहेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। और फिर इसमें क्या चेंज आ जाएगा, फिर यही सिंबल इधर देखो बच्चों, इसके ऊपर ये एक नॉट सी लग जाएगी, दैट टेल यू कि ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है, राइट? तो जब भी ये ऊपर नॉट लगी होगी, ये दायरा लगा होगा, आप उसे कहेंगे दिस इंथैल्पी चेंज हैज बीन मेजर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस आपको पता है कि जब मेजर करें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री या 298 केल्विन, प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm, और और कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की, अगर कोई गैस है तो 1 atm प्रेशर होना चाहिए, और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल/dm³ होनी चाहिए अगर कोई एक्वस सोल्यूशन हो, और अगर कोई रिएक्टेंट एलोट्रॉप्स हो तो वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए। फिर हमने कहा कि नहीं, इसको भी आप डेल्टा एच नॉट आर बुलाते थे, आप कहते स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, फिर आपने इसको चेंज करके स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कर दिया।
कि किसी भी स्पेसिफिक रिएक्शन की जब इंथैल्पी चेंज अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस मेजर की जाएगी, तो दैट विल बी नोन एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। आप उसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कहेंगे, राइट। अब इस चीज को, अब इस चीज को जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है, इस चीज को फिर हमने और ज्यादा एक्सपेंड किया। अब कैसे? फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं जी रिएक्शन तो एक जनरल नेम है ना। अब सुनना, रिएक्शन तो जनरल नेम है ना। एक रिएक्शन, आप कह रहे हैं जी कंबस्शन का भी तो हो सकता है। जब कंबस्शन हो रही हो, वो भी तो एक रिएक्शन है। आप कहते हैं रिएक्शन तो फॉर्मेशन भी होता है। आप कहते हैं रिएक्शन टू न्यूट्रलाइजेशन भी होता है। ऐसा ही है। आप कहते हैं जी रिएक्शंस तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कंबस्शन, फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन। फिर आपने और स्पेसिफाई कर दिया। आपने कहा अगर रिएक्शन कंबस्शन है तो आपने उसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन कहने लग जाना है। डेल्टा एच नॉट आर की बजाय क्या लिख दिया मैंने? सी। अगर वो फॉर्मेशन है यानी उसकी इंथैल्पी चेंज स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर की गई है, रिएक्शन फॉर्मेशन है, तो फिर उसे डेल्टा एच नॉट एफ बुलाना है। अगर वो न्यूट्रलाइजेशन है तो डेल्टा एच नॉट एन ई यू टी बुलाना है। ऐसा ही है। ये सारे हमने एएस में पढ़े कि जब कंबस्शन कब होगी, फॉर्मेशन कब होगी, न्यूट्रलाइजेशन कब होगी। जैसे देखें, मिसाल के तौर पे, ये जो ऊपर रिएक्शन हमने लिखा था, CH4 का जब 1 मोल बर्न होगा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे। आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस में उसकी इंथैल्पी चेंज मेजर की, तो इसे कंबस्शन ऑफ मीथेन कहेंगे, क्योंकि मीथेन का 1 मोल देखो बर्न हो रहा है यहाँ। मीथेन -890 kJ/mol। फिर आ जाए फॉर्मेशन के ऊपर। आप कहते हैं जी जब C+O2 गिव्स अस क्या हो, CO2, तो ये तो आप कह रहे हैं जी 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म हो रहा है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कब? अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ CO2 हो जाएगा ये। अगर कोई रिएक्शन जैसे NaOH और HCl मिल के क्या बना रहे हैं, NaCl and water, 1 mole of water is being formed by the reaction of acid and alkali, इसे आप डेल्टा एच, और स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आपने मेजर किया है, -57 kJ/mol। ये सारा हमने पढ़ा एएस में कि अगर 1 मोल ऑफ वाटर बाय द एसिड और एल्कली बन रहा हो तो उसे न्यूट्रलाइजेशन बुलाना है। अगर 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा हो उसे आपने फॉर्मेशन बुलाना है। अगर 1 मोल ऑफ कोई चीज बर्न हो रही हो, कंबस्ट हो रही हो, तो उसे आपने कंबस्शन बुलाना है, राइट। ये सारा था एएस बच्चों। इसी के अब आगे लेके चलते हैं। A2 में है एटमाइजेशन, A2 में है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कि किस एनर्जी को आप कब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बुलाएंगे। और तीसरा प्रोसेस है लैटिस एनर्जी। दो और हैं जो दूसरे हिस्से में जाके देखेंगे, वो हैं हाइड्रेशन और सोल्यूशन। ये बच्चों अब हमने करनी है यहाँ पे। अगर आपको याद हो तो इसमें मैं आपको रिमाइंडर के लिए करा देता हूँ। इसमें हमने बॉन्ड एनर्जी भी किया था, डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एनर्जी, और इसमें हमने आयोनाइजेशन एनर्जी भी किया था। तो ये देख लें, जो मैंने ब्लैक में लिखे हैं वो सारे वो थे जो आपने एएस में किए थे, 1 2 3 4 5। और ये जो अभी मैंने लिखे हैं ग्रीन में, एटमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लैटिस, हाइड्रेशन और सॉल्यूशन, ये हमने A2 में करने हैं। यानी ये सब एक जनरल रिएक्शन की ही टाइप है। आपने देखा मैंने इसको डेल्टा एच नॉट आर से ही ओरिजिनेट किया है कि इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन ही है। जब रिएक्शन कंबस्शन होगा,
फॉर्मेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, बॉन्ड एनर्जी टूट रही होगी, बॉन्ड टूट रहा होगा, बॉन्ड एनर्जी, और अगर आयोनाइज हो रहा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ एटमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और लैटिस कब कहते हैं। राइट, सो यहाँ तक बात क्लियर होगी कि दुनिया में जो भी रिएक्शन होते हैं, जो उनकी इंथैल्पी चेंज होती है, उसे आप स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बुलाएंगे, अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आपने उसको मेजर किया। अब रिएक्शन की टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, इट इज अ कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन, फॉर्मेशन, ये क्या है। राइट, सो इसलिए आपने उसको टाइप ऑफ रिएक्शन के हिसाब से देखना है। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं। तो ये पहला है हमारा बच्चों एटमाइजेशन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तीसरा लैटिस एनर्जी, चौथा हाइड्रेशन, और पांचवा सोल्यूशन। ये अभी हमने ए टू में पढ़नी है कि कब किस एनर्जी को एटमाइजेशन कहते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। अभी तक मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड बताया है कि क्योंकि लिंक किया है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह आते हैं। कल मैंने आपको बताया था एस बीच में डाल देते हैं वो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन का हेडिंग दे। डेल्टा एच नॉट 80। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज इंथैल्पी एब्जॉर्ब्ड, ये हमेशा एंडो होगा, इसलिए मैंने वर्ड क्या लिख दिया, एब्जॉर्ब्ड, when 1 mole of gaseous atom is formed from 1 mole of gaseous atom is formed from its respective element। जी बच्चे, वो आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, एक और विंडो खुली हुई है। क्या आ रहा है? फाइल एक्सप्लोरर मैं उठ के कर दूं? जी जी, कर दें कर दें। ठीक हो गया, थैंक यू बेटे। It is the enthalpy absorbed when 1 mole of gaseous atom is formed from its respective elements under the standard conditions। ये लिखें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जिस चीज को अंडरलाइन कर रहा हूँ आप भी अंडरलाइन कर लें। कर दिए? देखो बच्चों, सिंपल बात है। मैं सोडियम से शुरू करता हूँ। सोडियम एक मेटल है, किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सुनना, 1 मिनट सुनना। 1 मिनट लिखना छोड़ो आमना बच्चे, इधर देखो। सोडियम किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सॉरी। अगर मैं इसको हीट करूं, दुनिया का कोई भी सॉलिड हीट करें तो क्या पहले क्या बनेगा? लिक्विड। फिर क्या बनेगा? गैस। तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, यानी गैस बनने तक की जो एनर्जी है ना, सॉलिड से गैस बनाना है, लिक्विड पे रुकना नहीं है, गैस बनाना है। तो जरा आप उसे हीट करें, हीट करें, हीट करें, वो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, तो अगर आप गौर करें तो ये डेफिनेशन में फिट नहीं आ गया? 1 मोल ऑफ गैसियस एटम फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट बन गया ना। आप इस दौरान जो भी इंथैल्पी एब्जॉर्ब होगी उसे आप एटमाइजेशन ऑफ Na बुलाओगे। बस तो सर हमने सब्लिमेशन कर लिया। यस। नहीं, सब्लिमेशन नहीं, पहले लिक्विड बनेगा, आप हीट करते गए, डायरेक्ट नहीं गैस जाएगा, पहले जाएगा लिक्विड ही। लेकिन आपने वहां रुकना नहीं है, आप हीट करते रहे, और जब वो गैस बन गया आपने फिर टोटल काउंट चेक किया। समझ आ रहा है? आपका पेन है, आपने इसको हीट किया, पहले लिक्विड बनेगा फिर गैस बन गया, जब गैस बन गया आपने बटन ऑफ कर दिया और पीछे देख लिया कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है टू टर्न इनटू द गैस। बस उसे एटमाइजेशन कहते हैं। समझ आ गई? सो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बनेगा फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट। ओके, जैसे ये देखें फॉर एग्जांपल, ये देखें ये मैग्नीशियम है, किस स्टेट में होता है? सॉलिड में। आप इसे हीट करेंगे, क्या बन जाएगा? Mg, गैस। तो सॉलिड से गैस बनने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे एटमाइजेशन ऑफ Mg कहते हैं।
और ये हमेशा एब्जॉर्ब होती है, इसलिए हमेशा एंडोथर्मिक। यानी 1 मोल ऑफ गैशियस है, बस आपने जहन में ये चीज रखनी है प्रोडक्ट के, 1 मोल ऑफ गैशियस एटम जब बने तो उसे आप एटमाइजेशन कहते हैं, ऑब्वियसली फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट। तो आप कह रहे हैं कुछ तो एलिमेंट पहले ही गैस होते हैं, जैसे Cl2 है, आप कह रहे हैं ये तो पहले ही गैस है, तो क्या इसकी एटमाइजेशन जीरो होगी? ये तो पहले ही गैस है। हम कहते हैं नहीं, ये बट ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं है ना। Cl2 का मतलब है ये किस फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में, दो एटम्स जुड़े हुए हैं आपस में, राइट। तो कहता है जी इसकी एटमाइजेशन क्या होगी कि जब इसका ब्रेक हो जाएगा, तो ½ Cl2 गिव्स अस Cl गैस। ये जो एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन +121। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट लिखना छोड़ना, इधर देखना। आप कहते हैं यहाँ हुआ क्या है, यहाँ हुआ ये है कि ये जो Cl और Cl है, इनका आपस में बॉन्ड बना हुआ था। कौन सा बॉन्ड था? कोवलेंट बॉन्ड था ये। तो क्या हुआ, इसका ये बॉन्ड तो टूटा। तो आपने कहा ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इसे तो हम एएस में पढ़ के आए हैं, इसको तो कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये तो एटमाइजेशन नहीं है। हम कहते हैं यस, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ये बॉन्ड एनर्जी है। इसके रिजल्ट में दो क्लोरीन एटम अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिखूं तो ये हुआ है, Cl2 गैस turned into 2Cl गैस। मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया ना, दोनों एटम बन गए। और इसे आप एएस लेवल में क्या कहते थे, और अगर ये वाली इंथैल्पी आपने अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस मेजर की है, तो इसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन बुलाते थे, जो कि लेट से +242 kJ/mol है। तो आप कहते हैं हाँ इसका लिंक बनता है, कैसे लिंक बनता है? आप कहते हैं अगर आप गौर से देखें इसको, अब ये सुनना गौर से, कि 2 मोल ऑफ गैशियस एटम बन रहे हैं फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट। तो आप कहते हैं इसका मतलब है, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि ΔH0 एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन ×2 भी है ये। समझ आ रही बात? सो इसका मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फॉर डाई एटॉमिक गैशियस मॉलिक्यूल्स, कि जितने भी डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल हैं, जैसे Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, F2 हो गया, ये क्या सारे डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं? फॉर ऑल डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स Cl2 O2 N2 F2, आप कहते हैं इनकी जो बॉन्ड एनर्जीज हैं, यानी जब एनर्जी एब्जॉर्ब टू ब्रेक द बॉन्ड होगा, वो इक्वल टू होगी इनकी डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन टाइम 2 के। अब बात समझ आ गई? क्योंकि वो जब भी बॉन्ड टूटेगा 2 मोल ऑफ गैसियस एटम भी तो बनेंगे, इसलिए आप उसको कह सकते हैं कि ये एटमाइजेशन टाइम 2 है। जैसे फॉर एग्जांपल O2 है, जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, 2O गैस। जैसे N2 है, जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, 2N गैस। तो इसलिए जब बॉन्ड ब्रेक होता है, तो क्योंकि 2 मोल ऑफ गैसियस एटम भी बन जाता है, इसलिए इनका आपस में ये लिंक बनता है कि जो बॉन्ड एनर्जी है उसका डिवाइडेड बाई 2 एटमाइजेशन होती है, या एटमाइजेशन ×2 बॉन्ड एनर्जी होती है, फॉर ओनली डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स। और वो कौन से हैं? Cl2 O2 N2 F2 H2 और Cl2 जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है। समझ आ गई है बात? सो ये बात याद रखना है कि बॉन्ड एनर्जी और एटमाइजेशन लिंक्ड हैं, किसके? जो डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब देखिए, Yes, sir. अब देखिए, अ, अभी यह बच्चे क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. It's true. ओके, अब देखें, हम ये कह रहे हैं कि अब इन अदर वर्ड्स, अब देखिए, आप ये कह रहे हैं कि ये जो Na है, जब ये बनता है और ये O2 है,
जब ये बनता है, तो कोई हमसे पूछे क्या है, आप कहते हैं दिस एनर्जी, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बन रहा है, तो इक्वल टू एटमाइजेशन ऑफ Na के है। 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बन रहा है, दिस एनर्जी इक्वल टू एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है। और अगर कोई हमसे पूछे व्हाट अबाउट दिस, आप कह रहे हैं ये तो 2 मोल ऑफ गैसियस एटम बना है, तो आप कहते हैं दिस एनर्जी डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ फ्लोरीन टाइम्स 2 भी है, या इसको आप बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। सो ये बात याद रखनी है। ये ये एग्जामिनर बार बार आपसे ये वाली चीजें पूछेंगे कि गौर से देख के बताओ कि क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, कंबस्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, एटमाइजेशन हो रही है, बॉन्ड एनर्जी हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है। तो आपको उसको क्लियरली लेबल करना होगा। समझ आ रही है बात? राइट? इज इट क्लियर? ओके, अब जरा आगे चलते हैं। ये तो हो गया एटमाइजेशन। Yes. राइट। दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग दे, इंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इंथैल्पी चेंज ऑफ, सर जी जी बिल्कुल। सर एग्जामिनर हमसे ये भी पूछेगा कि एटमाइजेशन या बॉन्ड एनर्जी और दूसरा की कंबशन और ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया। जी जी, वो सारी वैल्यूज के कंबस्शन भी आएगा, न्यूट्रलाइजेशन भी आएगा। अभी मैं सबको कंबाइन करूंगा ना, जैसे ये वैल्यू दे दी और आपसे पूछ लिया कि बताओ इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, कि क्या हो रही है, कंबस्शन हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है। जी। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का हेडिंग दे। अब ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या चीज है, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? ई ए, और इंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ई है। देखो बच्चों, बात गौर से सुनना, मैं इसको रिवाइज भी हो जाएगा तो लिंक कर देता हूं। अगर ये सोडियम है, सुनना बच्चों, ये रिवाइज भी करा रहा हूं एक तरह से। ये सोडियम है, उसके पास देर इज ओनली, लेट्स से, 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब अगर ओल एएस में हमने पढ़ा कि जब इस इलेक्ट्रॉन को सोडियम से निकालना हो ना, इसको रिमूव करना हो, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। ये मैंने रिवीजन के लिए बताया है। अब आपको याद आ गया होगा आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं। एक एटम है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन जाहिर है हवा में तो नहीं देगा ना, किसी के पास ही जाएगा। यहाँ एक और एटम है बच्चों, क्लोरीन का, उसके पास लेट से ये इलेक्ट्रॉन है, ये, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया यहाँ। तो यहां से क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, और यहां क्या हो गया है बच्चों, ऐड हो गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, एफिनिटी का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, अट्रैक्शन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो आप कहते हैं इस फिनोमिना को आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इससे जो एनर्जी ऑब्वियसली यहां अब रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा, ये। ठीक है। इस एनर्जी को आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ आ गई बात? कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐड होता है, और ये याद रखना, जब रिमूव हुआ था तब भी एटम की स्टेट क्या होनी चाहिए थी, गैस। जब ऐड हो रहा है तब भी स्टेट क्या होनी चाहिए, गैस। ठीक है। तो इसमें से रिमूव हुआ है,
तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव गिव्स अस Na पॉजिटिव गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन हो गई। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इक्वेशन क्या होगी, इसमें ऐड हो रहा है तो रिएक्टेंट साइड पे लिखेंगे, और जब ऐड होता है तो चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव। लॉस हुआ है तो क्या चार्ज आया था, पॉजिटिव। तो इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेसिकली मैंने रिवाइज भी करा दिया कि आयनाइजेशन एनर्जी भी, क्योंकि अभी आएगा आगे, हमने पढ़ना है A2 में भी और AS में पढ़ के आए थे। सो अब आपको बात समझ आ गई। इसका मतलब है जो नॉन मैट, अब आप तो ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, आप कहते हैं अच्छा मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी होती है और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स गेन करते हैं। जब वो गेन करते हैं तो जो एनर्जी चेंज होता है, एनर्जी रिलीज या जो भी होगा, उसे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। अब बात समझ आ गई है। सो इसका सिंपल पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर लिखिए। इट इज इंथैल्पी चेंज का वर्ड लिखना है। आपको याद है ना, जब भी हम चेंज लिखते हैं तो इसका मतलब है वो प्रोसेस एक्सो एंडो दोनों हो सकता है। It is the enthalpy change that takes place when 1 mole of electron added to 1 mole of gaseous atom under the, या बस 1 mole of gaseous atom, स्टैंडर्ड नहीं है तो अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं लिखना। जो सिंपल है, हाई अंडरलाइन कर दें, इंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम में जब ऐड होगा। जैसे ये देखिए, ये Cl है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जाहिर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, गैस में ही होना चाहिए। दिस enthalpy is electron affinity of Cl, minus 349, let's say, किलोजूल पर मोल। अब इसमें एक और बात भी थी आयनाइजेशन एनर्जी में, आपको याद है, आप कह रहे हैं यार एक इलेक्ट्रॉन जब आपने इसका रिमूव कर दिया, इसके ऊपर लेट्स से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो फिर आप ये इलेक्ट्रॉन भी तो रिमूव कर सकते थे। हम कहते हैं हाँ, ये भी जा सकता है। फिर क्या बोलते थे, फिर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी, याद है किसी को, क्या कहते थे उसको, क्या नाम था उसका, हमने सेकंड, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी थी। सेकंड। यस। अब इसका नाम क्या, आप कहते हैं क्या इसका मतलब है इसमें भी सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, हम कहते हैं यस। तो उस एनर्जी को फिर क्या कहेंगे, अगर ये वाली फिर क्या हो गई, प्रिसाइजली दिस इज, इधर देखो, इसको फिर क्या लिखते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर लेट से मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन गैस है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, वो बन गया O नेगेटिव। दिस इज इंथैल्पी इज नोन एज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन माइनस लेट से 141 किलो जूल पर मोल। फिर जब ये ऑक्सीजन है, इसमें आपने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो फिर ये क्या बन जाएगा बच्चों, जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या चार्ज हो जाएगा, 2 नेगेटिव। ऐसे ही है ना, 1 नेगेटिव से क्या चार्ज आ गया, 2 नेगेटिव। ये देखिए, इस दौरान जो इंथैल्पी है इसे क्या बुलाएंगे, डेल्टा H, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन प्लस 694, लेट से। अब एक चीज नोटिस करें मैंने क्या किया, इधर सुनो बच्चे। आप कह रहे हैं नाम तो वही रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो फिर क्या बोलेंगे, अगर तीसरा ऐड हो तो उसका नाम क्या होगा बच्चों, थर्ड। आप कहते हैं लेकिन एक चीज नोटिसेबल है, वो क्या है, जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था तो एनर्जी क्या हुई थी, रिलीज। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब। तो आप कहते हैं यस, दैट्स अ डिफरेंस, कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं किसी एटम में, तो जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, अट्रैक्टिव फोर्स बिल्डअप होती है, बॉन्ड्स फॉर्म होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब दूसरा ऐड होने आता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। आप समझ रहे हैं कि जैसे ये नेगेटिवली चार्ज आइन है ये, तो जब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होने आएगा तो आप कहते हैं इन दोनों के बीच तो क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए
इतनी फोर्स जनरेट करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी कि ये रिपल्शन फोर्स ओवरकम होके इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती यहां ऐड हो जाए। तो आप कहते हैं इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, हम कहते हैं यस। तो इसलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा एक्सो होगा, यानी पहला जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा किसी भी एटम में तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितनी भी उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, क्योंकि एवरी टाइम दे हैव टू ओवरकम अ रिपल्शन बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, तो दे हैव टू हैव एब्जॉर्ब एनर्जी, राइट। तो लिखिए जरा, हमेशा याद रखें कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि बॉन्ड्स बन रहे होते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, एक तरह को वो अट्रैक्ट करता है उसको। लेकिन द हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज जितनी भी हैं, और एंडोथर्मिक, यानी एब्जॉर्ब एनर्जी। ओके। क्यों? देर इज अ रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। सो एनर्जी is absorbed to overcome that repulsion. सो ये एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि कौन सी एक्सो होती है, कौन सी एंडो होती है, और साथ रीजन भी पूछेंगे कि बताइए क्यों ऐसा होता है, राइट। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, बट वो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे एक समरी देके फिर कल इसको यहीं से पिकअप करेंगे। जो अभी तक मैंने आप बताया आज, वो आपको ये बताया कि बेसिकली ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमने क्या पढ़ना है। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें अभी तक आपने क्या पढ़ा हुआ है, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एंडो क्या होते हैं, इंथैल्पी चेंज क्या होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज क्या होता है, फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज या फिर रिएक्शन क्या होता है, फिर अगर वो रिएक्शन स्पेसिफिक हो, आयनाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, कंबस्शन, फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये हमने एएस में पढ़ा और अभी भी दोबारा आएगा। और एटमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन फिनिटी, ये अभी पढ़ रहे हैं कि जब भी कोई एक स्पेसिफिक रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी गैसियस एटम में तो उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है पहली दफा तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, जब भी वो ऐड हो रहे होंगे, नाम उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ही रहेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बट क्योंकि वो अब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ओवरकम करनी है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो वो एंडोथर्मिक हो जाएंगे, ठीक है। सो हर दफा वैल्यू बढ़ती जाएगी बट एंडोथर्मिक होती जाएगी। और किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट को उसके गैसियस फॉर्म में लेके जाना और एटॉमिक फॉर्म में लेके जाना इज नोन एज एटमाइजेशन। इज इट क्लियर? सो ये दो वैल्यूज मैंने आज आपको बताई। कल फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और फिर लैटिस एनर्जी को डिस्कस करेंगे और उसकी कैलकुलेशन को। कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछ लीजिए, अदरवाइज यहाँ वी आर डन फॉर टुडे।